अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है या खुदा न खास्ता आप खुद हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो जो मेरा कार्डियोलॉजी ऑफिशियल वाला चैनल है उसके ऊपर एक जो लेटेस्ट अपडेट आई है, यानी 9 साल के बाद हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो उन सब ने जो अपडेट्स दी हैं, जो गाइडलाइन होती हैं जिनके ज़रिए लोगों का इलाज किया जाता है हार्ट फेलियर के, तो वो क्योंकि रिवाइज़ हुई हैं तो उनके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो आप उस चैनल पे जाके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अहम चीज़ों के बारे में। एक अहम बात ये है कि इज़राइल में एक स्टडी हुई है और उसमें तकरीबन 12,52,331 जो लोग हैं उनको चौथी जो डोज़ दी गई थी कोई फाइज़र की जो वैक्सीन होती है मैसेंजर आरएनए की, और मकसद ये था देखना कि जो 4th डोज़ होती है वो ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ कितनी कारआमद होती है। ओमिक्रॉन क्योंकि जिन दिनों में ये 4th डोज़ दी गई, ये तकरीबन 2 जनवरी से वहाँ पे इज़राइल में स्टार्ट हुई थी 4th डोज़ फाइज़र की, जिसको हम BNT162b2 भी कहते हैं। और ये वो वक़्त था कि जब वहाँ पे ओमिक्रॉन यानी B.1.1.529 जो है वो फैला हुआ था। उसके बाद जनवरी 10 से लेके और मार्च 2022 तक ये जो 12 लाख से ज़ायद लोग हैं, 12,52,331, तो इन लोगों में ये देखा गया और इनमें से अक्सरियत की उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा थी। जैसे मैं भी यहाँ पे बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आपने बूस्टर लगवाने हैं और 2 डोजेज़ लगवानी हैं तो कोशिश करें उन लोगों को लगवाएं कि जिनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो, जिनकी उम्र ज़्यादा हो। अगरचे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों में कोई डेथ नहीं हुई है, 0.5 से ऑलमोस्ट 0.5 के करीब जो है 0.52 जो है वहाँ पे वो रेशो चल रही है केसेस की। इसी तरह से जो क्रिटिकल पेशेंट हैं वो भी बहुत कम हैं, लेकिन क्योंकि आगे किसी हद तक डर होता है कि कोई वेव ना आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये अक्सर ये बात करते हैं। तो जिनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा थी और उनके ऊपर फिर ये स्टडी की गई, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको 4 डोजेज़ दी गई और कुछ ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ 3 डोजेज़ दी गई, और चौथी डोज के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद यानी 2 वीक्स के बाद फिर उन लोगों, या कम से कम 8 दिन के बाद, फिर क्योंकि 8 दिन का मतलब ये होता है कि जो आपकी 4th डोज है वो अपना काम शुरू कर देती है। तो उसके बाद 2 चीज़ों का जायज़ा लिया गया कि इन लोगों में कितनी इन्फेक्शंस हुई कोरोना की और कितनी जो है वो सिवेरिटी आई या शिद्दत वाली बीमारी हुई या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, और इनका मुकाबला किन से किया गया कि जिनको 3 डोजेज़ लगी थी। तो फिर देखा ये गया कि जो इन्फेक्शन होती है यानी हल्की अलामात या PCR का पॉजिटिव आना, तो वो 177 लोग 1 लाख में से उनको हुआ कि जिनको 4 डोज लगी हुई थी, और 361 यानी 361 उन लोगों को हुआ जिनको सिर्फ 3 डोजेज लगी हुई थी। ये है इन्फेक्शन का होना। लेकिन जो स्वेरिटी या शिद्दत है वो जब उसका जायज़ा लिया गया तो 1 लाख में से एक शख्स वो था कि जिसको 4 डोज लगी हुई थी और 4 लोग वो थे कि जिनको 3 डोजेज लगी हुई थी। तो इसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि अगर ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ किसी को 4 डोजेज लगी हुई हैं और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनमें बीमारी की शिद्दत कम आएगी और कम चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन हो। और वो लोग जिनको 3 डोजेस लगी हुई होती हैं तो उनके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो कम होती है। लेकिन साथ ही फिर ये चीज़ भी एक बड़ी अहम है जो देखने में आई कि जो इन्फेक्शन से बचाना है, यानी PCR का पॉजिटिव या नेगेटिव आना है या अलामात हल्की का आना है, तो वो बहुत अरसे तक प्रोटेक्शन नहीं रहती। लेकिन जो बीमारी के शिद्दत के ख़िलाफ़ है वो इस पूरी स्टडी के दौरान वो प्रोटेक्शन देखने में आई, जो कि मैंने बताया कि जनवरी 10 से लेकर मार्च 2022 तक कम से कम उन्होंने ये स्टडी को कंडक्ट किया। तो ये 4th डोज ओमिक्रॉन से कितना ज़्यादा रोकती है, ये उसके बारे में एक बड़ी अहम स्टडी थी कि जो कि शाया की गई है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि हम सुनते रहते थे कि एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन ये दोनों वो हैं जो कि वेक्टर बेस्ड हैं वैक्सीन। ये पाकिस्तान में भी लगती रही हैं, ख़ास तौर पे एस्ट्राजेनेका लगती रही है, और पाकिस्तान में कैनसाइनो भी इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बनी हुई होती है। ये जो एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन है,
इनके लोगों में फिर क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो जिससे काफ़ी अमवात भी हुई हैं। लेकिन अब जो नई तहकीक है उसने ये साबित किया है कि जिन लोगों में क्लॉटिंग हुई थी, जिस क्लॉटिंग को हम वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो उनके जीन्स का प्रॉब्लम था कि वो जेनेटिकली उनमें एक जीन ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं कि वेरिएंट था या ख़राब जीन था, जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स जो हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 या PF4। ये जो प्रोटीन होती है इसका ताल्लुक होता है कि प्लेटलेट्स के आपस में जुड़ने से और क्लॉटिंग होने से। तो ये जो जीन्स थे ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाते थे कि जो एंटीबॉडीज़ फिर प्लेटलेट के ऊपर मौजूद इस प्रोटीन या PF4 के साथ उनका इंटरेक्शन होता था, और इस एंटीजन यानी प्रोटीन PF4 और एंटीबॉडी जो उस जीन की वजह से बनती थी, इनके इंटरेक्शन के नतीजे में क्लॉटिंग होती थी। और जब क्लॉटिंग होती थी तो जाहिर है कि उस क्लॉटिंग के अंदर यानी जो खून के लोथड़े बनते हैं उनके अंदर प्लेटलेट भी इस्तेमाल हो जाती थी, जिससे प्लेटलेट का लेवल ड्रॉप होता था, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो फिर कुछ लोगों को फालिज की वो शक्ल होती थी जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और कुछ लोगों को फिर हैमरेज हो जाता था, ज़्यादातर दिमाग में या कहीं पे जिस्म के किसी भी हिस्से में, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे। तो ये समझ आई है कि इस स्टडी के बुनियाद पे ये कहा गया है कि अगर किसी को दोबारा कभी ज़रूरत पड़े एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन लगाने की, तो जेनेटिकली उसको पहले मालूम किया जा सकता है कि किन लोगों में ये जीन मौजूद है और किन लोगों में ये जीन नहीं मौजूद है। जिन लोगों में ये जीन मौजूद होगा तो चांसेस ये हैं कि उनमें क्लॉटिंग होने के डर है, और जिनमें ये जीन मौजूद नहीं होगा तो उनमें क्लॉटिंग के डर नहीं है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट थी, तो सोचा आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूं, क्योंकि 2022 का साल, जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूं, एक दुआ है कि कोरोना के खात्मे का साल हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई एक वेव, क्योंकि मौसम के चेंज होने के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई वेव अगर आ भी सकती है, तो कम से कम हम तैयार हों, हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज हो, एक बुनियादी हकाइक हमारे सामने हो। क्योंकि मैं बार बार दोस्तों को बताता हूं कि BA.2 इस वक्त PCR में नहीं आता है। ये जो BA.2 का वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसकी अलामात वही हैं जो फ्लू की होती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो किसी को अगर ऐसी अलामात हो थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि PCR में ये नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर अलामात हों तो आपने वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो कोरोना के मरीजों को फॉलो किया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए 2 से 3 हफ्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा फिर शिद्दत पैदा कर देता है बीमारी में। कोई और अपडेट हुई तो दोस्तों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।